मेरा नाम मनीष है। आज से 22 साल पहले जब मैं 13 साल का था, मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस दौरान अपने गांव में रहता था। मेरे पिता एक किसान थे। मुझे अच्छे से याद है, वो पूर्णिमा की रात थी। रात के 10 बज चुके थे। मुझे हल्की हल्की नींद भी आ रही थी, इसीलिए मैं अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। सोते सोते मुझे थोड़ी ही देर में एक घुटन महसूस हुई। मुझे सांस लेने में ज़रा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो पाया पूरे कमरे में धुआं भरा था, जो अंदर वाले कमरे के बंद दरवाजे के नीचे से आ रहा था। उस धुएं में एक महक थी, शायद वो धुआं अगरबत्तियों का धुआं था। मैं बिस्तर से उठा और उस कमरे के दरवाजे तक गया। दरवाजे पर हाथ रखते के साथ ही दरवाज़ा धीमे से खुला। मैंने देखा उस कमरे के बीचों बीच मेरी तरफ पीठ करके काले लिबास में एक तांत्रिक बैठा था, और उसके सामने मेरी बहन मंजू बैठी थी, और आजू बाजू माँ और पिताजी बैठे थे। उस तांत्रिक और मंजू यानी मेरे बहन के बीच एक आग जल रही थी, जिसमें चम्मच से वो तांत्रिक शायद घी डाल रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, और मंजू बाल बिखेरे सामने बैठी अजीब तरह कांप रही थी। ये नज़ारा देख मेरी धड़कनें डर के मारे रफ्तार पकड़ चुकी थी। करीबन 5 मिनट तक मैं यही देखता रहा, और उसके बाद तांत्रिक ने एक ऊंची आवाज़ में कहा, दोबारा मत आना, चली जा अब यहाँ से। उस तांत्रिक की इस बात का जवाब मेरी बहन मंजू ने एक बदली सी आवाज़ में दिया, मैं आऊँगी, आऊँगी मैं फिर आऊँगी। और इतना बोलकर मंजू एकदम से पीछे की ओर गिर पड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलकर अपनी माँ के पास चला गया। पिताजी ने मंजू को उठाकर बिस्तर पर सुलाया। उस तांत्रिक ने दीदी के हाथ पर एक धागा बांधा और वो चला गया। उस तांत्रिक ने जाते जाते पिताजी से एक बात कही कि वो अगली पूर्णिमा की रात एक और पूजा करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मंजू अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन उस पूजा के बाद मंजू की तबीयत में काफ़ी सुधार था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैंने पिताजी से सुना कि उस तांत्रिक की मौत हो चुकी है। माँ और पिताजी दोनों के चेहरे पर इस बात को लेकर चिंता साफ झलक रही थी। शायद उनको चिंता थी कि अब बची पूजा कौन करेगा। खैर, वक्त बीता। दीदी की तबीयत में निरंतर सुधार के चलते परिवार में संतुष्टि का माहौल था। माँ और पिताजी शायद यही सोच रहे थे कि अब पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो रात एक बार फिर अपने अंदर ढेरों रहस्य दबाए लौट आई। उस रात हम सब मेरे मामा का इंतज़ार कर रहे थे। दिन में उन्होंने खबर की थी कि वो रात को आने वाले हैं, और हम सब बरामदे में बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। वक्त का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मामा कब आए। आकर वो माँ पिताजी से मिले। मेरे सर पर उन्होंने हाथ फिराया, लेकिन जब मामा ने मंजू की तरफ कदम बढ़ाए तो वो चुपचाप एक जगह स्तब्ध होकर खड़े रह गई, क्योंकि मंजू कुर्सी पर बैठी बैठी मामा को देखकर अजीब हरकतें कर रही थी। मंजू कभी कांप रही थी तो कभी हंस रही थी। माँ ने 2 कदम मंजू की तरफ बढ़ाए, और तभी मंजू ने हाथ से इशारा करके माँ को रोका और कहा, इसे बोल चला जा यहाँ से, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। माँ ने एक उम्मीद भरी आंखों से मामा की तरफ देखा। शायद मामा भी सब जानते थे। मामा तुरंत मुड़े और बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। हम सब मामा को जाते देख रहे थे। मामा के जाने के बाद हम जैसे ही मंजू की तरफ पलटे तो पाया मंजू अब कुर्सी पर नहीं थी। पिताजी मंजू को पुकारते हुए अंदर की ओर गए। माँ मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर छत पर लेकर गई। माँ शायद मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उस वक्त मुझे अपने साथ रखा। छत पर जाकर देखा तो मंजू छत की एक दीवार पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, और मेरे और माँ के पहुँचने के बाद मंजू ने अपनी गर्दन
धीमे धीमे मुस्कुराते हुए नीचे की और माँ पर नज़रें गड़ाकर मंजू ने मुस्कुराते मुस्कुराते हाथ से इशारा करके माँ को पास बुलाया। माँ धीमे धीमे न जाने क्यों मंजू की तरफ चलने लगी। मंजू को उस वक्त देखकर मुझे इतना तो मालूम पड़ चुका था कि वो मंजू नहीं बल्कि कोई और है। खैर, माँ मेरा हाथ पकड़े पकड़े मंजू की तरफ बढ़ रही थी। मंजू उस दीवार से छलांग मारकर नीचे उतरी और चलकर बिल्कुल माँ के सामने आकर रुकी और एक बदली सी आवाज़ में माँ से उसने बड़ी ही धीमी आवाज़ में कुछ कहा और कसकर अपने एक हाथ से माँ का गला पकड़ उसे ऊपर उठा दिया। उस वक्त मैंने एक बात गौर की कि माँ न तो चीख रही थी और न ही हिल डुल रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ करना ही था। मैंने तुरंत दौड़ लगाकर मंजू को धक्का दिया और माँ का गला उसके हाथ से छूटा। माँ ज़मीन पर गिरी और मंजू पीछे दीवार से टकराकर एकदम सीधी खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। मंजू की आंखें बिल्कुल लाल थी और उसकी वो भयानक हंसी मेरे खून को जमा रही थी। लेकिन तभी पिताजी दौड़कर मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मंजू की तरफ राख जैसा कुछ फेंका। मंजू पूरी तरह थरथराने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। पिताजी बारी बारी माँ और मंजू को उठाकर नीचे लेकर आए। पिताजी ने कुछ पानी के छींटे माँ के चेहरे पर मारे और माँ को होश भी आ गया। मंजू को एक कमरे में बंद करके पिताजी ने माँ से कहा कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, मैं गुरुजी के एक करीबी बाबा को लेकर आता हूँ। पिताजी माँ को ये हिदायत देकर निकल गई। माँ और मैं वहीं एक जगह बैठकर पिताजी का इंतज़ार करने लगे। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मंजू के कमरे से वो आवाज़ नहीं आई, माँ मुझे बाहर निकालो, मनीष दरवाज़ा खोल। कट 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 कट। तुझे क्या लगा मैं गिड़गिड़ाऊंगी? मैं अकेली नहीं जाऊंगी, इस घर को साथ लेकर जाऊंगी। मैं और माँ दरवाजे की ही तरफ देख रहे थे कि दरवाजे के नीचे से खून की एक पतली धार बहना शुरू हुई, जो देखकर माँ काफ़ी घबरा सी गई और बदहवास सी होकर दरवाजे तक गई और कई बार मंजू को पुकारा, लेकिन अंदर से किसी की सांसों तक की आवाज़ भी नहीं आई। और फिर माँ ने वो किया जो पिताजी ने करने के लिए मना किया था। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी माँ के साथ अंदर उस कमरे में घुसा। दरवाजे के पास ही बहुत सारा खून पड़ा था, लेकिन वहाँ मंजू नहीं थी, बल्कि मंजू पूरे कमरे में नहीं थी। कमरे के बीचों बीच खड़े हम दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि मेरे हाथ पर कुछ आकर गिरा। हाथ लगाकर देखा तो वो खून था जो छत पर लगे पंखे पर बैठी मंजू के मुंह से टपक रहा था। इतना भयानक नज़ारा देख मेरा खून जम चुका था, लेकिन जैसे ही मेरे दिखाने पर माँ ने पंखे की तरफ देखा तो मंजू पंखे से कूदकर सीधा दरवाजे के पास उतरी और हाथ और पैरों के बल किसी जानवर की तरह दौड़ती हुई सीढ़ियों से ऊपर छत की ओर चली गई। मैं और माँ दौड़े दौड़े ऊपर छत पर गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि छत पर लगे एंटेना से आर पार हुई मंजू की लाश हमें छत पर मिली। पिताजी थोड़ी ही देर बाद एक बाबा को लेकर घर आए। माँ ने रोते रोते पिताजी को सारी बात बताई, लेकिन शायद अभी भी हमारे परिवार को कुछ खतरा था, इसीलिए बची हुई पूजा उसी पूर्णिमा की रात की गई और पूजा के बाद हमारे हाथों पर एक सुरक्षा धागा बांधा गया। मुझे माँ और पिताजी ने कभी नहीं बताया कि मंजू किसके वश में थी, लेकिन मुझे हर रोज़ मंजू सपने में दिखाई देती है। उसके पीछे एक लंबी औरत खड़ी होती है जिसकी सिर्फ लाल चमकती आंखें दिखाई देती है। लेकिन यह बात मैंने माँ या पिताजी को कभी नहीं बताई, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमने इन चीज़ों पर ध्यान दिया तो उथल पुथल होना लाजमी है, इसीलिए डरना ज़रूरी है।